इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नाम तो सुना ही होगा क्योंकि चर्चे ही इतने हैं। भले वो किसी भी युद्ध के मैदान से हो, प्रथम विश्व युद्ध से हो, दूसरे विश्व युद्ध से हो, भारत पाकिस्तान युद्ध से हो, भारत चाइना युद्ध से हो या करगिल वॉर से हो, भले ही वो किसी भी खेल के मैदान से हो, मेजर राजवर्धन सिंह राठौर से हो, लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी से हो या मेजर ध्यानचंद से हो, और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क के अंदर भारतीय सिपाहियों के जज्बे वीरता के किस्सों से रिलेटेड हो। और अगर आप भी इस ऐतिहासिक सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस गौरवपूर्ण सेना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अभी अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर है, अपनी 12वीं क्लास के अंदर हैं, तो आप इस गौरवपूर्ण सेना को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर हम लोग एंटायरली डिस्कशन करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप सभी के पास है जिससे आप इस गौरवपूर्ण सेना का हिस्सा बन सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सो मैं विक्रांत पुंडीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डिफेंस वाला पर। सो आज के सेशन के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली यही बात करने वाले हैं कि वो सारी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिससे आप भारतीय सेना के अंदर एक बेहतरीन सेवा दे सकते हैं, मात्र सेवा दे सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। देखिए, जैसे कि आपको इस सेशन की हेडिंग आपको दिखाई दे रही होगी कि जेईई मेन एग्जाम के थ्रू इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन करें। तो हम लोग इस सेशन के अंदर स्पेसिफिकली यही बात करने वाले हैं कि आप जेई का जो पेपर होता है उससे इंडियन आर्मी को कैसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी रिटन एग्जामिनेशन। देखिए, एक स्पष्ट बात बिल्कुल है और वो आप सभी को मालूम है। अगर आप अपने 12वीं क्लास के अंदर है, 12th स्टैंडर्ड के अंदर है, भले आपके पास पीसीएम है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, कोई भी स्ट्रीम आपके पास है, तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं वाया अ प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन एंड दैट इज बीइंग द नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम, एनडीए एग्जाम। आप सब जानते हैं कि एनडीए एग्जामिनेशन साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। एक जो पेपर होता है एनडीए 1 जो अप्रैल मंथ के अंदर होता है, और साथ ही साथ जो दूसरा पेपर एनडीए 2 होता है वो आपका सितंबर मंथ के अंदर होता है प्रत्येक वर्ष, जिसको यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जाम के अंदर आपके डिफरेंट पेपर्स होते हैं। एक आपका मैथ का पेपर होता है, एक आपका जीएटी का पेपर होता है। इन दोनों एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एसएसबी के लिए आमंत्रित किया जाता है। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जहां पर आपकी साइकोलॉजी आपकी परखी जाएगी, आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, साथ ही साथ आपका फिजिकल एंड्योरेंस जिसको आप जीटो टास्क बोलते हो वहां पर वो कराया जाता है। उसको क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है और फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के बाद आप नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला को ज्वाइन करते हो। तो ये तो एक ऐसी एंट्री है जहां पर आपको रिटन एग्जामिनेशन देकर जाना पड़ता है। लेकिन आज हम एक ऐसी और एंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिसके द्वारा आप बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन को दिए हुए डायरेक्टली भारतीय सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो वो जो 2 एंट्री जिसके बारे में हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर, एक जिससे आप भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हो और एक दूसरी एंट्री जिससे आप भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर सकते हो। सो पहली एंट्री जिससे आप भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हो वो है टीईएस एंट्री, यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम, ये याद रख लीजिएगा। वही अगर दूसरी एंट्री की बात करते हैं जिसके द्वारा आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी नेवी टेक बोल दीजिए या फिर आप सीईएस बोल दीजिए, ये एंट्री होती है। तो अगर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं दोनों ही एंट्री के बारे में, हम लोग कंडीशन समझेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए, क्या मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेबल हैं, और अगर आप इन दोनों फॉर्म का अप्लाई करना चाहते हो तो कौन कौन से मंथ में इनकी वैकेंसीज निकलती है और किस तरीके से इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये सब हम लोग आज के सेशन के अंदर डिस्कशन करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारतीय सेना के अंदर अगर आप डायरेक्ट एंट्री से जाना चाहते हो तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंट्री दैट इज बीइंग द टीएस एंट्री। देखिए, हम लोग इस सेशन के अंदर जिन भी एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो अपने 12th अपेयरिंग में है या 12th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं। सो फर्स्ट एंट्री है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसके बारे में हमें समझना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। ओनली इस एंट्री के लिए या इस स्कीम के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही आमंत्रित कर सकते हैं। सो फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा ओनली मेल कैंडिडेट शुड अप्लाई दिस।
नेक्स्ट बात आती है एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया वही एग्जिस्ट करती है लगभग जो आपकी एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर एप्लीकेबल होती है। सो एज क्राइटेरिया अगर हम बात कर रहे हैं तो 16.5 साल से लेकर 19.5 साल तक यहां पर एज क्राइटेरिया आपका एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो आती है नागरिकता की, नेशनैलिटी की। सो यू मस्ट हैव टू बी द इंडियन सिटीजन, ये याद रख लीजिएगा। और ये है 3 बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए। अगर आपकी एज 16.5 से 19.5 साल के बीच में है, आप एक पुरुष हैं, एक मेल हैं और भारतीय नागरिक है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल हैं। ये बेसिक कंडीशन है। अब इसके अंदर और भी कंडीशन एप्लीकेबल्स होती है, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, कौन बच्चे, कौन स्टूडेंट, कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो कैंडिडेट जो अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर है या 12th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके सामने बिल्कुल क्लियरली मेंशन है। अगर आप अपने 12th स्टैंडर्ड के अंदर है या 12th स्टैंडर्ड को पार कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, तो आप एप्लीकेबल है। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज इसमें और आपको ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज बिंग द जेईई मेंस स्कोर कार्ड भी यहां पर आपको चाहिए। जहां पर सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कंबाइंड रैंक लिस्ट की बात कर लेते हैं, 2.5 लाख तक अगर आपकी है तो आप एसएसबी के लिए डायरेक्टली शॉर्टलिस्टेड हो जाते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया या 12th में अपियरिंग है, ठीक है। और अपियरिंग का मतलब यह है कि वो स्टूडेंट जो मार्च में अपना पेपर देंगे, मतलब इसमें अपियरिंग का मतलब क्या, अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं 12th स्टैंडर्ड के अंदर हूं तो क्या अभी मैं फॉर्म फिल कर दूंगा? नहीं। आप जनवरी मंथ का जो फॉर्म आपका निकलेगा या अप्रैल मई का जो भी फॉर्म निकलेगा फिल करोगे, लेकिन आपके परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज होना बहुत मैंडेटरी है, इसलिए ये याद रख लीजिएगा। तो बहुत से स्टूडेंट ने सोचेंगे कि 11th क्लास का अगर हम हैं, 12th हम लोग अपियरिंग है तो 11th क्लास के परसेंटेज पे हो जाएगा। नहीं, आप जिस टाइम पे फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो आपको यह पता होना चाहिए कि मेरा 12th के बाद रिजल्ट आ जाएगा, परसेंटेज इतनी आएगी। तो मेनली यहां पर मैटर करता है 12th का परसेंटेज। यहां साथ ही साथ जेईई मेंस का स्कोर कार्ड भी चाहिए, जहां पर सीआरएल रैंक लिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं 2.5 लाख तक अगर आपकी है तो यहां पर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाओगे एसएसबी के लिए। ये जो मैं 2.5 लाख का आपको आंकड़ा बता रहा हूं, ये प्रीवियस जो कुछ कट ऑफ लगी है उसको जस्टिफाई करके या उसको रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, अब और इसके अंदर कंडीशन क्या एग्जिस्ट करती है? नेक्स्ट कंडीशन एग्जिस्ट करती है एटलीस्ट आपके 60 या 70% मार्क्स होने चाहिए। यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैंने यहां पर 60% मार्क्स किए, तो आप इसको 70 किया, आप इसको 60 कर लेना। तो पीसीएम सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 12th के अंदर पीसीएम है। अगर 12th में किसी बच्चे के पास कॉमर्स और आर्ट्स है, क्या वो इसको अप्लाई कर सकता है? नहीं। तो कंडीशन ये है, आपके पास 12th के अंदर पीसीएम होना चाहिए और पीसीएम में आपके एग्रीगेट मार्क्स 60% तक आपके बनने चाहिए। और साथ ही साथ जेईई मेंस का सीआरएल रैंक लिस्ट 2.5 लाख तक अगर आपके अंडर है तो आप शॉर्टलिस्टेड होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा हाई है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। प्रीवियस ट्रेंड के आधार पर यह देखा गया कि ऑलमोस्ट 90 वैकेंसीज ये लोग हर वैकेंसीज जो आती हैं साल में 2 बार उसमें आप निकालते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस रही हैं टीईएस के लिए, जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की, जो हम लोगों को समझना है। ट्रेनिंग पीरियड समझने से पहले हम लोग सबसे पहले यह समझते हैं कि ये जो वैकेंसीज है साल में कितनी बार आती हैं। तो वैकेंसी साल में 2 बार यहां पर रिलीज होती है, एक आपकी मई मंथ के अंदर और आपकी एक जो आपकी आती है जून जुलाई के आसपास, इस टाइप के। तो साल में 2 बार यहां पर वैकेंसीज क्रिएट की जाती है, सिंपल सा आपको याद रखना है। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। मैं यहां पर ट्रेनिंग पीरियड के अंदर कंपैरिजन करने की कोशिश करूंगा, बेसिक कंपैरिजन बिटवीन एनडीए और टेक्निकल एंट्री स्कीम। देखिए, अगर आप एनडीए को ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है, वो एंटायरली 4 ईयर का होता है। यहां पर आपको एकेडमिक ट्रेनिंग भी होगी और मिलिट्री ट्रेनिंग, जिसको बेसिक ट्रेनिंग बोला जाता है, वो भी आपकी दोनों होती है। पढ़ाई लिखाई भी होती है और मिलिट्री ट्रेनिंग भी आपकी दोनों होती है। पढ़ाई लिखाई के द्वारा आपको बीए, बीएससी वगैरह डिग्रीज वगैरह जो भी होती है वो दी जाती है, जो कि जेएनयू के द्वारा दी जाती है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी जो दिल्ली वगैरह के अंदर है, जेएनयू दिल्ली, वहां से आपको इसका पूरा डिग्रीज वगैरह दी जाती है। एनडीए के बारे में बात करते हैं। एनडीए की अगर हम बात करते हैं, बेसिक ट्रेनिंग 3 इयर्स की जो होती है वो खड़कवासला पुणे के अंदर होती है, और 1 साल की जो रेस्पेक्टिव ट्रेनिंग है वो आप किस कैडर को ज्वाइन कर रहे हैं।
आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं तो 1 साल की ट्रेनिंग आपकी आईएमए के अंदर होगी। आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो 1 साल की ट्रेनिंग आपकी एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के अंदर होगी। और अगर आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी इंडियन नेवल अकेडमी जिमला, वहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी। सो 3 इयर्स प्लस 1 ईयर्स एंटायरली अगर ट्रेनिंग पीरियड की बात करते हैं तो 4 इयर्स की ट्रेनिंग पीरियड यहां पर एग्जिस्ट करता है। वही अगर अब हम बात करते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम की कि यहां पर ट्रेनिंग पीरियड किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले आपकी 1 साल की जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी वो आपकी होगी ओटीए गया, गया मतलब बिहार, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए गया के अंदर यहां पर बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 1 साल की आपकी होगी। इस बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग को आप ट्रेनिंग का लेग 1 या फेज 1 भी आप कह सकते हो कि भाई ये आपका लेग 1 है, फेज 1 है। देखिए टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर रहे हो तो बेसिकली ये एक टेक्निकल एंट्रीज है। एक समझ लीजिएगा इंजीनियरिंग एंट्रीज है, यहां पर आपको बीटेक कराई जाएगी। और एक चीज स्पष्ट रूप से आपको और समझनी है कि ये जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है ये अपने आप में परमानेंट कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है। तो 1 ईयर की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी ओटीए गया में होगी, ये समझ लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर आपकी ट्रेनिंग, आपको कैडेट ट्रेनिंग विंग में भेजा जाएगा। कैडेट ट्रेनिंग विंग का मतलब क्या है बेटा, आपका जो 1 साल का बेसिक ट्रेनिंग हुआ है उस बेसिक ट्रेनिंग के ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार कि किस कैडेट में कौन सी कैपेबिलिटी है, किस फील्ड में जाने की अच्छी कैपेबिलिटी है, उस ऑर्डर ऑफ मेरिट के आधार पर आपको 3 डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। और यहां पर जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड होगी वो 3 इयर्स की ट्रेनिंग पीरियड होगी। आप समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि अब आपकी एक्चुअली में बीटेक शुरू हो रही है, क्योंकि बीटेक 4 ईयर की होती है तो बीटेक के 3 इयर्स यहां पर आपके होंगे। अब जो ट्रेनिंग होगी वो 3 डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर आपके होंगे। जो कैडेट ट्रेनिंग विंग आपके होंगे वो 3 डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे होंगे। एक आपका क्या है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, है ना, सीएमई पुणे यहां पर होगा। फिर दूसरी जो होगी डेस्टिनेशन जहां पर ट्रेनिंग होगी आपकी वो होगा मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश, यहां पर आपकी होगी। और तीसरी जो आपकी है वो है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ईएमई कोर जिसे कहा जाता है, सिकंदराबाद नियर टू हैदराबाद, और सिकंदराबाद और हैदराबाद को ट्विन सिस्टर कहा जाता है। 3 डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर आपकी यहां पर ट्रेनिंग होगी, एक टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और एक कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग हम लोग बात कर रहे हैं, सीएमई पुणे, मऊ और सिकंदराबाद। यहां पर 3 इयर्स की आपकी ट्रेनिंग होगी, जो टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। ये बीटेक के 3 इयर्स आप बोल दीजिए। अब समझना, जैसे आपकी यहां पर ट्रेनिंग चल रही होगी, ट्रेनिंग से 1 महीना पहले, मतलब 3 साल की यहां पर आपकी जो ट्रेनिंग चल रही होगी, टेक्निकल ट्रेनिंग चल रही होगी, जो पढ़ाई चल रही होगी, तो इस 3 साल की ट्रेनिंग से 1 महीना पहले आप सभी कैडेट्स को, चाहे वो मऊ के अंदर हो, चाहे वो पुणे के अंदर हो, चाहे वो सिकंदराबाद के अंदर हो, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है और उनको ओटीए गया बुलाया जाता है, जहां पर उनकी पासिंग आउट परेड करा दी जाती है। देखिए अभी आपकी बीटेक कंप्लीट नहीं हुई है, बीटेक का फाइनल ईयर बचा है, 3 इयर्स ही कंप्लीट हुए हैं, तो इसका मतलब अभी आपका ट्रेनिंग टेन्योर टाइम पीरियड खत्म नहीं हुआ, अभी आपकी ट्रेनिंग बची है। लेकिन हाँ, आपको कमीशन्ड ऑफिसर इंडियन आर्मी के अंदर बना दिया जाता है 4 साल की ट्रेनिंग। वो एक्चुअली इससे मैचअप करके बनाया था कि 4 साल की ट्रेनिंग है यहां पर, यहां ठीक है। आप पासिंग आउट परेड के बाद दोबारा अपने जो ट्रेनिंग विंग्स है वहां पर आप जाओगे और 1 साल की जो आपकी जो ट्रेनिंग बची है, कहने का मतलब बीटेक का जो फाइनल ईयर है, 7 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर जो आपका बचा हुआ है वो करोगे, जिसे पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग कहा जाता है, ये करोगे। तो इस तरीके से 3 + 1 4 साल की आपकी बीटेक कंप्लीट यहां पर हो जाती है। सो ओवरऑल ट्रेनिंग टेक्निकल एंट्री स्कीम्स के द्वारा 3 + 1 + 1 एंटायरली 5 इयर्स की ट्रेनिंग यहां पर आपकी कराई जाएगी, जिसमें आप ये कह सकते हो कि 1 ईयर की आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है और 4 इयर्स की आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग है, जो कि मऊ में होगी और जो कि आपके पुणे और सिकंदराबाद के अंदर होगी। ये सब करने के बाद आप इंडियन आर्मी के अंदर एक कमीशन्ड ऑफिसर्स के पद पर तैनात कर दिए जाओगे और अपनी मातृ सेवा देने के लिए आप तैयार हो जाओगे। अब बात आती है कि अगर हम ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें इंडियन आर्मी की कौन सी रेजिमेंट या कौन सी बटालियन या कोर के अंदर हमें भेजा जाएगा, इसके स्पष्टता की बात करते हैं। देखिए एंटायरली अगर आपने बीटेक किया तो आपको टेक्निकल विंग के अंदर ही भेजा जाएगा। तो टेक्निकल विंग की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी स्कीम्स के अंदर हमें कौन कौन सी यूनिट्स या कॉप के अंदर भेजा जाएगा, तो 3 प्रायोरिटीज यहां पर स्पेसिफिकली रखी जाती है। एक है आपको सिग्नल कोर के अंदर भेजा जा सकता है, जिसका एंटायरली काम कम्युनिकेशन होता है। सिग्नल कोर की अगर हम लोग बात कर ले तो यहां पर वायरलेस यूनिट्स एग्जिस्ट करती हैं या कुछ फील्ड सब ग्रुप्स यूनिट्स एग्जिस्ट करते हैं। वायरलेस यूनिट्स का एंटायरली काम होता है जो टेररिस्ट हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं,
उनकी जो बातें चल रही हैं, उनकी कोडिंग और डिकोडिंग, पूरा इंटेलिजेंस को यहाँ पर संभालने की बात की जाती है, सिग्नल कोर जिसे कहा जाता है। दूसरा, अगर हम लोग बात करते हैं इंजीनियर्स के अंदर आप ज्वाइन किया जा सकता है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं बंगाल इंजीनियर रुड़की के अंदर एग्जिस्ट करते हैं इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पर ब्रिज कंस्ट्रक्शंस करना है, कुछ इंजीनियरिंग वर्क्स यहाँ पर चाहिए फौज के अंदर, बटालियन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करने पर बंगाल इंजीनियर जैसे रुड़की में सेंटर एस्टेब्लिश्ड है, तो इंजीनियरिंग कोर के अंदर आप या कैडर के अंदर आप जा सकते हैं। तीसरा है ईएमई। ईएमई और सिग्नल दोनों आपस में कंट्रीब्यूट करके साथ साथ करके काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्पेसिफिकली आपके जो व्हीकल्स हैं उन व्हीकल्स की मेंटेनेंस की यहां पर बात हो रही होगी, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहां पर, और इलेक्ट्रॉनिक्स रडार वडार से रिलेटेड। सो आप ईएमई कोर को ज्वाइन कर सकते हो, सिग्नल कोर में जा सकते हो और इंजीनियरिंग कोर, ये तीन स्पेसिफिकली इस कोर के अंदर ही आप जाओगे अगर आप टेक्निकल एंट्री स्कीम से। और मैं आपको बता चुका हूं स्पष्ट रूप से कि ये टीएस एंट्री स्कीम जो है ये एक परमानेंट कमीशन है। तो देखिए, अगर आपके पास जेईई मेंस का स्कोर कार्ड है और आपकी सीआरएल रैंक लिस्ट 2.5 लाख तक है और आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर अगर पीसीएम है और आपके 60% एग्रीगेट मार्क्स बन रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जो कि साल में 2 बार आता है। ओनली मेल कैंडिडेट्स आर बीइंग अलाउड। एज 16.5 से 19.5 साल तक होती है। 90 वैकेंसीज तक यहाँ कर एग्जिस्ट करती है। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग आपकी ओटीए गया में होगी। 3 साल की जो कैडेट ट्रेनिंग विंग है, जो कि मऊ के अंदर, पुणे के अंदर और सिकंदराबाद के अंदर ऑर्डर ऑफ मेरिट के अनुसार आपकी कराई जाएगी। और एक पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग फिर 1 साल की आपकी हो जाएगी। इसके बाद आपको बीटेक की डिग्री देकर आपको पदोन्नति कर दी जाएगी भारतीय सेना के अंदर। ये है फॉर्म, एंटायरली टेक्निकल एंट्री स्कीम। यहां पर कोई भी आपको रिटर्न एग्जाम नहीं देना पड़ता। रिटर्न एग्जाम के बिहाफ पर आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, जेईई मेंस और परसेंटेज, फिर आपका एसएसबी बोर्ड होगा। एसएसबी बोर्ड देना जरूरी है, एसएसबी होगा यहां पर, एसएसबी देकर ही आप फिर एसएसबी क्लियर कर पाओगे, तो ही आप ज्वाइन कर पाओगे। सो दिस इज एंटायरली अबाउट द टीएस। लेकिन अब थोड़ी सी हम स्पष्टता की बात कर लेते हैं ओटीए गया की भी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया की भी हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं, स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर स्पेसिफिकली 2 बटालियन है। एक बटालियन बत्रा बटालियन है और दूसरी बटालियन क्षेत्रपाल बटालियन है। अगर हम बत्रा बटालियन की बात करते हैं तो बत्रा बटालियन के अंदर आपकी 2 कंपनीज यहां पर स्पेसिफिकली आती है। एक है रेजांगला कंपनी और एक है तिथवाल कंपनी। ये दोनों आपके किसके अंदर आती हैं? बत्रा बटालियन के अंदर आती है। सेम अगर हम क्षेत्रपाल बटालियन की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रपाल बटालियन के अंदर गुरेज कंपनी और कालीधार कंपनी यहां पर आपकी आती है। तो इन्हीं कंपनीज और इन्हीं बटालियन के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी एंटायरली, ये समझेगा। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया की यहां पर बात करें, लेकिन एक स्पष्ट रूप से आपको और चीज समझनी है, ओटीए गया के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एंट्री स्कीम टीएस वाले कैंडिडेट्स या जेंटलमैन कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग ही नहीं कराई जाती है। यहां पर एक और एंट्री है जिसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, दैट इज बीइंग द एससीओ एंट्री। एससीओ एंट्री का मतलब क्या है? जो भारतीय सेना के अंदर अभी पदोन्नत व्यक्ति हैं, जैसे ओआर रैंक्स के कोई व्यक्ति हैं या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, नायब सूबेदार सूबेदार के रैंक पर है, या कोई नायक लेस नायक हवलदार, ठीक है, इस पद पर है, वो भी भारतीय सेना के अंदर कमीशन लेकर ऑफिसर बनना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। ये भी एक एंट्री आपके पास होती है। अगर आपने भारतीय वायुसेना, भारतीय आर्मी या नेवी को आपने ज्वाइन किया है एज एन नॉट एन कमीशन्ड ऑफिसर्स रैंक्स, नॉन कमीशन्ड के थ्रू आपने ज्वाइन किया है, तो भी आपके पास वहां पर भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप एक कमीशन्ड ऑफिसर्स भारतीय सेना के अंदर, वायुसेना या नौसेना के अंदर बन सकते हो। तो यहां पर एक एंट्री है जिसे एससीओ एंट्री कहा जाता है, उसकी ट्रेनिंग भी यहां पर ओटीए गया के अंदर कराई जाती है। लेकिन ओटीए गया के अंदर जिन लोगों की एससी एंट्री से जो आते हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिक 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पासिंग आउट हो जाती है और ये भारतीय सेना के अंदर कमीशन्ड अधिकारी ऑफिसर्स के रूप में अपनी सेवाएं देने स्टार्ट कर देते हैं। सो ये तो था एंटायर इतिहास ओटीए गया का, जो मैंने आपको बताया, टेक्निकल एंट्री स्कीम के बारे में आपको बताया। अब दूसरी एंट्री जो है सीईएस कैडेट एंट्री स्कीम, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, जिसको आप आमतौर पर नेवी टेक एंट्री या 10+2 नेवी टेक एंट्री भी आप कह देते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, समझते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो अब हम लोग उसको डिस्कशन करने से पहले कुछ रैंक्स ऑर्डर देख लेते हैं। जो आपको रैंक्स यहां मिलेगी सेम उसी पद पर, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर, इस रैंक से आप जाओगे। जो आपका सैलरी पे बैंड होगा वो सब यहां पर ये मायने नहीं रखता है। Now let's talk about the cadet entry scheme for joining the Indian Navy.
अगर आप भारतीय नौसेना को ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए एक ऑप्शन आपका पास और है, जहां पर आपको रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। बिना रिटर्न एग्जाम दिए भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर सकते हो। डेट इज बिंग द नेवी टेक एंट्री या कैडेट एंट्री स्कीम की बात कर लेते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले मेल और फीमेल दोनों एप्लीकेबल है। यस, यहां पर दोनों एप्लीकेबल है। टीएस एंट्री में सिर्फ और सिर्फ मेल एप्लीकेबल है। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं मेल एंड फीमेल दोनों एप्लीकेबल है। एज क्राइटेरिया वही है 16.5 से 19.5 साल, जो आपकी टीएस और एनडीए में एग्जिस्ट करती थी। अगर हम नेशनैलिटी की बात करते हैं तो भारतीय नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। वैकेंसीज की अगर हम बात कर रहे हैं, समथिंग अराउंड 36 से 40 के आसपास तक वैकेंसीज आपकी रहती हैं, ये याद रख लीजिएगा। एग्जैक्टली मैंने अगर राउंड ऑफ की यहां पर बात कर रहा हूं तो मैं 40 वैकेंसी के आसपास यहां पर आपको बता रहा हूं। इसी 40 वैकेंसीज के अंदर फीमेल कैंडिडेट के लिए अप्रोक्सीमेटली 9 वैकेंसीज रिजर्व होती हैं। रिमेनिंग जितनी भी वैकेंसीज हैं वो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहां पर एप्लीकेबल होती है। देखिए, भारतीय नौसेना को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो ये भी एक परमानेंट कमीशन है, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है, दोनों परमानेंट कमीशन है। दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास है। 12th स्टैंडर्ड में अपियर होकर या पास आउट होकर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तो रहा जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हमें समझना था। अब समझते हैं कि एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेम वही, आप अपने 12th स्टैंडर्ड में होने चाहिए या पास आउट कर दे होने चाहिए। साथ ही साथ जेई मेंस होना बहुत कंपलसरी है। जेई मेंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यह रैंक क्या आपकी एग्जिस्ट करती है, उस रैंक के ऑर्डर को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो रैंक अगर हम लोग कुछ पास्ट ट्रेंड के हिसाब से बात कर रहा हूं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो अगर आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर हैं, हाँ, तो 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपके परसेंटेज मार्क्स कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 70% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर। साथ ही साथ इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट रहा है, उस इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आइदर इन 10th और आइदर इन 12th एटलीस्ट 50% मार्क्स होने बहुत जरूरी है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पीसीएम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अंदर 70% तो बन जाते हैं, लेकिन ना तो 10th के अंदर ना 12th के अंदर इंग्लिश में 50% बनते हैं। तो क्या सर वो एप्लीकेबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। ये स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिएगा। ये दूसरा क्राइटेरिया जो आपको यहां समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ट्रेंड के आधार पर कि जेईई मेंस की कट ऑफ कितनी रहती है। जैसे टीएस एंट्री के लिए इंडियन आर्मी जब आप ज्वाइन कर रहे थे तो मैंने एक एक्सपेक्टेड बताया था कि 2.5 लाख या 2 लाख के आसपास अगर आपकी है तो आपके लिए कॉल लेटर, एसएसबी का कॉल लेटर आ जाता है। इंडियन नेवी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर आप समझिए, अगर आप 10+2 बीटेक नेवी एंट्री से एग्जीक्यूटिव या टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसका कुछ पास्ट कट ऑफ ट्रेंड मैंने आपके सामने बताया है। लगभग 89,716 रैंक तक जिन बच्चों की कैंडिडेट्स की कुछ पास ट्रेंड तक आया है उनको कॉल किया गया है एसएसबी के लिए। वहीं एजुकेशन कैडर को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो 52,677 जेईई मेंस रैंक तक जो कैंडिडेट्स थे उनको कॉल किया गया। आप ये समझ लीजिएगा मैक्स टू मैक्स 1 लाख से नीचे नीचे अगर आपके सीआरएल रैंक लिस्ट है जेईई मेंस के अंदर तो आपको डेफिनेटली 100% चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है कि एसएसबी के लिए कॉल लेटर्स आपको दे दिया जाएगा। तो ये था एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन कर लिया। अब यहां पर बात होती है कि सर ट्रेनिंग फेस कैसे होगा। देखिए, इंडियन नेवल एकेडमी के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी जो कि एसडीएमएलए के अंदर है, केरला वगैरह के अंदर है। यहां पर भी सेम आपको बीटेक आपको डिग्री दी जाएगी। सेम उसी ऑर्डर के अंदर 4 साल की बीटेक डिग्री यहां पर आपको दी जाएगी। आपकी प्री कमीशन ट्रेनिंग भी यहां पर होगी और आपकी बेसिक मिलिट्री जो ट्रेनिंग होती है वो भी यहां पर आपकी कंडक्ट कराई जाएगी। तो सेम जैसे टेक्निकल एंट्री स्कीम के अंदर होता है वही, और इसके भी जो नोटिफिकेशन होते हैं साल में 2 बार निकलते हैं, सेम लाइक द टेक्निकल एंट्री स्कीम। तो दिस इज एंटायरली अबाउट द नेवी टेक, जिसको आप लोग कैडेट एंट्री स्कीम या टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी वाली बोलते हो। तो ये 2 ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको आप ज्वाइन करके बिना किसी रिटर्न एग्जामिनेशन दिए आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू योर जेईई मेंस स्कोर कार्ड। तो मेहनत कर लीजिए, आपके पास मौका है अभी, और बहुत से बच्चे इस एग्जामिनेशन को निकालते हैं। और हाँ, दिस इज बीइंग एंटायरली अ परमानेंट कमीशन, ये बिल्कुल भी एक शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है। So this has been entire from my side for the today's session. I hope you all have got it all the points very crisply, very clearly understand आपको होगा। इसी सेशन के साथ विराम लेते हैं आज को। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, तगड़े रहो।